डबल तो नहीं पर 1.5 गुना तो हो ही जाए। मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम आपको हमारा बैम्बू का फार्म दिखाते हैं। कुछ मित्र लोग आए हुए हैं जो बैम्बू के विषय में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो कि इंदौर से हैं। इनके साथ भी एक्सपर्ट हैं, उन सब से आप सब लोगों को मिलाते हैं। लेकिन पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि बांस की हाइट क्या होती है और मोटाई क्या है, कितने साल में क्या हाइट को पकड़ता है, और किस तरीके से हम यदि खेती करें, किस तरीके से बांस का रोपण करें तो अत्यधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। मैं आप सभी बांस प्रेमियों से एक आग्रह करूंगा कि बांस लगाने के पूर्व गड्ढे कर लीजिए, उसमें गोबर खाद डालिए। गोबर खाद फुलफिल जितनी आपको है, मतलब बहुत अधिकतम जितना खाद गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना डालिए और गड्ढे में लगा दीजिए। इसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन भर उस बांस के पौधे को आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं, बांस की ग्रोथ देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। हमारे साथ इंदौर से कुछ बैम्बू एक्सपर्ट जो लगभग 150 एकड़ में पूर्व में लगा चुके हैं, और उनके साथ उनकी टीम है जो कि इस विषय में काम कर रहे हैं। चलिए आओ, आज हम इनसे परिचय करवाते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं लखन यादव इंदौर का रहने वाला हूँ और वहीं पर मेरा फार्म है पास में पुनासा के अंदर। लगभग 150 एकड़ पे अभी हम लगा चुके हैं बालकुआ बम्बू, जो कि टिश्यू कल्चर से लेके लगाया था। और अभी हमने सोचा है कि अब हम सीड बेस प्लांट लगाएंगे। और सीड बेस में आने का आपका क्या कारण है? यही कि ये जो टिश्यू कल्चर के जो प्लांट है इसके अंदर, जैसा आपके यहाँ पर भी कुछ कुछ पौधों में हमने देखा फ्लावरिंग आना चालू हो गई है, जी हमारे यहाँ भी आना चालू हो गई है। जी और भी हमने कुछ फार्म विजिट किए महाराष्ट्र वगैरह में, तो हम तो बहुत लकी है कि हमारे यहाँ 5-10% ही आई है। जी उनके यहाँ तो हमने देखा 30-40% तक की फ्लावरिंग आ चुकी है, जी। और वो भी 5-6 साल पुराना ही था। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि टिश्यू का पौधा लगाने से किसान को चिंता है, हाँ, भय है कि किसी भी समय में फ्लावरिंग आएगी 100%। और उसका पूरा प्लॉट खत्म हो जाएगा। 100%। तो आप अब टिश्यू को छोड़कर हाँ, सीड बेस सीड बेस, अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल सीड बेस। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं सूरज चौधरी एग्री कंसल्टेंट हूँ और एग्रोनॉमिस्ट हॉर्टिकल्चर हूँ जी, कहाँ और से हैं सर? इंदौर। जी और रिगार्डिंग इस प्लांटेशन के में जी, ये आप हम आए हुए हैं। आए हुए हैं। जी, थैंक यू सर। सर, आप अपना हाँ जी, परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पंकज गंगोले। बम्बू वर्ल्ड के नाम से हम लोग बैम्बू से बनने वाले प्रोडक्ट जी और उसके रॉ मटेरियल्स में डील करते हैं, सप्लाई और ट्रेडिंग करते हैं। चूँकि फार्मिंग भी है, लखन सर के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो फार्मिंग के अंदर भी हम लोग इन सब चीज़ों के अंदर भी शोध कर रहे हैं कि किस तरह से कौन सी प्रजाति और किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे दिखाई दी। लखन जी इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये किसान मित्रों की कॉलोनी है जी और नहीं ये नहीं सर, कैसे डेवलप नहीं हुई नहीं सर, है। किसानों की भाषा में और एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में ये किसान के शत्रु है। नहीं नहीं शत्रु कैसे? इनकी भाषा में ये है क्या चीज़ सर, आप ये बताइए ये एक्चुअली चीज़। दिमक है, हाँ, और दिमक को मारने के लिए किसान कई कई तरह के स्प्रे करता है खेत मतलब में। अरबों खरबों की कंपनियां चल रही है जो जहर बना रही हाँ, है इनको मारने के मारने के लिए। लिए। ये जबकि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल देख रहे हैं ये कि जो दिमक है, ये जितना भी यहाँ पर जो डेड मटेरियल है इस प्लांट से जो निकला हुआ है, जी जी, ये केवल उनको खा रही है ना। और जो जिंदा मटेरियल है, जिंदा प्लांट है, उसको उनको नहीं। कहीं से कहीं तक कोई डैमेज नहीं कर रही। और सिखाया ये जा रहा है इंडस्ट्री में कि आप दीमक आपकी दुश्मन है और आप उसको मारिए, उसके हाँ, लिए मारिए, दवाइयाँ दी जा रही दवाइयाँ है दी जा आपको, रही जबकि वो मित्र है, है। मतलब हाँ, उसको अपने को कि बचाना है। ये कभी जिंदे प्लांट को नहीं खा रही, क्योंकि हमने कुछ बेम्बू पे देखे हुए हैं हम्म, कि दिमक चढ़ा हुआ है ऐसा ऊपर तक। तो हाँ, मतलब उसकी, ये पत्ता खा लेगी हाँ पर अंदर ये नहीं खाएगी, इसको हाँ, खाने के लिए ऊपर तक आ इसको जाएगी। इसको इसको बिल्कुल भी नहीं हाँ खाएगी, हाँ, इसको पूरा खट चट कर जाएगी। और फिर वापस नीचे हाँ, उतर जाएगी वापस फिर। नीचे उतर जाती है। वेरी और इनको खा करके वो मिट्टी बना रही है। भाई साहब, आप किसानों को क्या बताना चाहते हैं इस दीमक को लेकर हाँ, कि गुड। किसान दीमक को अपनी ज़मीनों से मार दे हाँ। या बचा कर रखे, नहीं और साहब, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? मैं तो देखिए साहब, जो सीजनल क्रॉप होती है उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा अभी पता नहीं किया है। जी लेकिन जो इस तरह की फॉरेस्ट्री क्रॉप होती है, जी इसके अंदर तो दीमक जो है वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। जी क्योंकि दीमक रहेगी तो ये जितना भी मटेरियल यहाँ पर बायोमास गिरा हुआ दिख रहा है, जी इन सारे बायोमास को वो खा करके और मिट्टी में कन्वर्ट करेगी। और हम जो बांस लगा रहे हैं, आप और हम लोग और ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं,
वो बेरन लैंड के ऊपर ही लगा रहे हैं, हाँ, बंजर भूमि बंजर भूमि के ऊपर लगा रहे हैं। तो उन बंजर भूमि के अंदर जब ये दीमक आएगी तो ये मट्टी में कन्वर्ट करेगी उसको खा खा करके, तो जो जमीन है वो पूरी फर्टाइल हो जाएगी, ऐसा मेरा जी सोचना है। जी ऐसा भी है कि जब दीमक मतलब पत्तों को, हाँ दीमक का नेचर है कि केवल मरी हुई चीज को खाती जी है, जी हरी को नहीं खाती, ये मेरा है। दीमक जो है वो पार्शियली जो है डिकम्पोज, जी वो ग्रीन को नहीं खाएगी, जी पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब वाइवल को नहीं खाएगी, जो जी पार्शियली डिकम्पोज जो पूरी तरह डिकम्पोज हो गया है उसको ही खाती है। जी और जैसे ये इनकी रूट है, तो जी रूट इनके जो फाइबरस रूट है, जी तो फाइबरस रूट क्या होता है कि अंदर में है, जी उनके साथ सेलुलोज के कॉम्बिनेशन के हैं, न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है, तो जी वो एक ट्रैप में है। जब जी ये इनको फीड करके जी जब ये करता है, एक्स्ट्रा निकलता है इसका, जी तो उसमें क्या होता है कि इसकी न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है जी वो इसमें फिक्स हो जाता है, जो कि प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में मिल जाता है। जी और ये डिकम्पोज का एक है नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, जी नेचुरल इकोसिस्टम का ये एक पार्ट है, जी प्रकृति चक्र है, ये प्रकृति कह दें चक्र हम। में है। और जी फॉरेस्ट्री जहाँ भी प्लांटेशन होता है फॉरेस्ट्री का, जी इसके बिना एक लिंक खत्म हो जाएगी, जी तो इसको रहना जरूरी है। जी यदि हम फॉरेस्ट्री प्लांट लेते हैं तो जी ये एक पार्ट है जी जिसको हमको लेके चलना है, और ये किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है। जी सूरज जी, एक चीज़ और बताइए कि फॉरेस्ट्री प्लांट के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन सीजनल क्रॉप में अगर किसी को दीमक किसी के खेत में होती है तो क्या वो उस क्रॉप को भी डैमेज करेगी या नहीं करेगी? राइट राइट। सीजनल क्रॉप क्या है कि एक शॉर्ट टर्म क्रॉप रहता है, और जिसकी का प्रोडक्शन एक ट्रेंड पे चलती है। हमें कमर्शियल कैश क्रॉप के रूप में लें या फ्रूट वेजिटेबल के रूप में लें, तो ये क्या है कि इनकी फीडिंग कैपेसिटी ऐसी होती है, इनकी कॉलोनाइज ऐसी होती है कि ये एक साथ ही एक एरिया में जाएंगे। जी उनकी रूट तो लिमिटेड है, और जो भी लेना है वो उन्हीं से लेंगे, तो वो क्या कहते हैं पूरे के पूरे रो और पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। जी और वो वन टाइम ख़त्म हो गया तो दोबारा वो वाइबल नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि ये अपना पार्सली और डिकम्पोज जो है रूट है वो उसी को खाएंगे। अब इसमें क्या है कि इकोसिस्टम का क्या पार्ट होता है कि ये इकोसिस्टम के छोटा सा पार्ट हो गया। जी इनकी फीडिंग बहुत ज़्यादा है, जी खाने की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम एक फार्मिंग करते हैं जी तो फार्मिंग में क्या होता है कि इनको तो फीड मिलने वाला है नहीं, जो अवेलेबल फॉर्म में है जी वो उसी को खाना स्टार्ट कर देता है। जी तो हमारे फील्ड में क्या होंगे कि जो क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप जी। है, वो उसके लिए भोजन बन जाता है, जी लेकिन हमको तो उसका हार्वेस्ट लेना है। जी 2 महीने 3 महीने बाद उनकी अपने को काटना है उसको। उनकी जो फीड है वो जी। लिमिटेड है, और जी। वो लिमिटेड जो फीड है वो अपनी क्रॉप से जुड़ी हुई है। जी और यहाँ पर क्या है, इनकी फीड अनलिमिटेड है। जी दूसरी ये है कि जब ये खाते हैं तो ये क्या करेंगे कि रूट को डिकम्पोज करेंगे, एक तरह से एरिएशन भी करते हैं। जी जब होलो हो जाएगा रूट फाइबर जब खत्म होंगे तो वो जी। एक तरह से स्पंजी और एरिएशन का काम करता है, जी तो ये बहुत बेनिफिट है। तो फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में ये एक पार्ट है जिसको कि कंपलसरी उसको साइकिल को पूरा करने के लिए चाहिए। सर, देश के जो किसान हैं जो फॉरेस्ट्री प्लांट लगा रहे हैं, मतलब बांस लगाने में एक प्रकृति और देश को सहयोग कर रहे हैं, उन किसानों को दीमक के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि दीमक के लिए कोई कीटनाशक का इस्तेमाल किसान करे या ना करे? दीमक बिगिनिंग फेज में जब हम जी प्लांटिंग करते हैं जी उस समय हमें दीमक का ट्रीटमेंट के साथ में ही प्लांटिंग करना है, जी पीट मिक्सचर के साथ में। जी जब अनदर क्या है कि जब ये ग्रोथ फेज में आ जाती है, जी 4 साल 5 साल, ये मैंने 2 साल बाद जी वो ऑटोमेटिकली 2 साल तक उनका रहता है। जी इसके बाद क्या है, इनके पास दीमक को यदि हम करते हैं तो जी फिर ये इनके लिए नुकसान है। जी प्राइमरी फेज में आप ट्रीटमेंट करिए जी प्लांटिंग के टाइम में, जी। उसके बाद करना ही नहीं है treatment। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या संदेश देंगे किसानों को? संदेश यही है कि ये जो प्लांटेशन हो रहा है बाम्बू के अंदर, जो लोग भी सोच रहे हैं, जी ये इकोनॉमिकली भी जो ट्रेडिशनल आपकी कैश क्रॉप होती है उससे ज़्यादा जी। मुनाफा देने वाली चीज़ है। जी दूसरा, बंजर भूमि को आप उपजाऊ भूमि में बदल सकते हैं। जी एक जैसा कि एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं 8 से 10 साल के पीरियड में या 15 साल के पीरियड में एक बंजर ज़मीन भी आपकी उपजाऊ ज़मीन में तब्दील हो जाती है। जी साथ ही साथ आप पूरी दुनिया का तो भला कर ही रहे हैं ऑक्सीजन पैदा करके, जी और आपको इनकम भी यहाँ पर कैश क्रॉप से, मतलब खुद का भला भी कर रहा है। हाँ, खुद का भला भी कर रहे हैं आप जी कैश क्रॉप से कई गुना
फायदा जी, भी जी, मिल रहा है। जी यही बोलना चाहूँगा, तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी अगर पूरी ज़मीन पे ना कर सके तो कम से कम अपने खेत की बॉर्डर एरियाज़ पे बाम्बू का प्लांटेशन करना चाहिए, प्रकृति सेवा करना चाहिए, और जी वो आपको कहीं न कहीं मुनाफा भी देगा वो। जी। सर आप इंदौर से हैं, लखन यादव जी। जी बैम्बू और प्रकृति और नेचर के साथ इनका रहना और काम करना यहाँ तक इनको लेकर आया है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पूछने के पीछे उद्देश्य ये है कि अन्य किसान भी जी आपसे ज्ञान लें और वो बैम्बू लगा रहे हैं उनको, और कैसे लगा लें। और इस प्लाट को जो आपने देखा है 100% 100 एकड़ में जो बांस लगा हुआ है, जी उसको देखने के बाद आप क्या फील करते हैं? सर मैं तो ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक्चुअली बैम्बू को लेकर के तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो टिश्यू कल्चर के प्लांट को लेकर के जो थोड़ी सी नेगेटिविटी दिमाग में आ गई थी, क्योंकि एक डर बैठ गया था कि यार टिश्यू कल्चर नहीं लगाना चाहिए, और वो सही भी है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो डर जो है मेरा अभी थोड़े आपके बगीचों को देख करके लग रहा है कि नहीं यार चलो ठीक है, इतनी बड़ी